लाइन कांग्रेस और राष्ट्रवादी है और ठाकरे करके है, वो दोनों भी अनबैलेंस है। फिलहाल तो उनका जो कोर्ट मैटर चल रहा है, तो बीजेपी को हराने के लिए महाराष्ट्र में क्या क्या रणनीति लगाई गई है या फिर वो हासिल कर पाएंगे, ये जो पॉलिटिकल व्यू हो रहा है? देखिए, चुनाव में हराने के लिए भाजपा को महाराष्ट्र के अंदर हम चाहते हैं कि, और यही रणनीति लगाई है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो है उसको और विस्तार करें और मजबूत करें, और उसी के लिए बातचीतें चल रही है, चर्चाएं हो रही है। और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के अंदर जो सीट शेयरिंग का जो अरेंजमेंट होगा वो पूरा सिलसिला फाइनल होगा। इंडिया के अंदर जो तय हुआ ये है 3 मुख्य बातें। एक कि अभी ये दशहरा के बाद से, दिवाली से पहले से शुरू करेंगे हमारी जन अभियान, यानी अलग अलग जगहों पर पब्लिक मीटिंगें होगी, अलग अलग इश्यूज को हाईलाइट करते हुए। और उसके बाद दिल्ली के अंदर जो उसकी इस सिलसिले का आखिरी होगा, वहाँ पर क्या है ये जो 5-6 मुख्य बातें जो हम जनता के लिए हम उनको प्रॉमिस कर रहे हैं, जैसे अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जैसे पुराना स्पेशल स्कीम, जैसे सब्सिडाइज राइस और फूड ग्रेन जो बंद कर दिया मोदी साहब ने इस साल में, 3 रुपये किलो चावल, 2 रुपये किलो गेहूँ और 1 रुपये किलो दाल जो मिलता था, अब उसको शुरुआत करेंगे। और इस तरीके से अपने मजदूर के, किसान के, मतलब इन सवालों पे 5-6 मुख्य बातें वो घोषणा होगी। उसके बाद आएंगे ये 5 प्रदेश के चुनाव, और उसके बाद से मतलब जो पूरी की पूरी अभियान पूरे देश भर में वो फैलेगा। लेकिन ये जो मुद्दा है आरक्षण का, ये केंद्र सरकार चाहे तो पद में ये मुद्दा खत्म कर सकती है, मगर केंद्र सरकार ऐसा कर नहीं रही है, ऐसे विपक्षियों का मानना है। आपको क्या लगता है? नहीं लगता कि आज के दिन एक जाति जनगणना जरूरी है। हम चाहते हैं कि एक कास्ट सेंसस हो। हमने सरकार को भी लिखा, हमारे एमपीज भी उठाए, कई सारे पार्टीज के एमपी उठाए, कास्ट सेंसस करवाओ, उसके आधार पर तय करेंगे क्या है असलियत तो मालूम करें पहले आप। 1931 में लास्ट कास्ट सेंसस हुआ था, 100 साल होने को आ रहे, उसके बाद कोई कास्ट सेंसस हुआ नहीं। अब यह कास्ट सेंसस करवाइए, और यही मांग गए कई सारी पार्टियों का। आप वो नहीं मान रहे क्योंकि वो नहीं चाहते। अगर आपको मनोवाद के आधार पर समाज को चलाना है तो कास्ट सेंसस करवाना तो मुश्किल होगी ना आपके सिद्धांत और विचारधारा के लिए। ये पूरा का पूरा हमारी समाज को चलाना चाहते हैं वो मनोवाद के उसूलों के आधार, तब कास्ट सेंसस करवाने में झिझक रहे हो। लेकिन हमारे देश के लोगों की तरक्की के लिए अगर चाहिए तो वो कास्ट सेंसस करना जरूरी है। हमारी पार्टी चाहती है कि कास्ट सेंसस हो। ठीक है, संविधान की रक्षा के लिए हम जो है कदम उठाए, इस संविधान को बचाना है। संविधान जो अधिकार देता है हमारे नागरिकों को, उन अधिकारों की रक्षा करनी है। और ये चारों मुख्य स्तंभ, जो मूल स्तंभ, बुनियादी स्तंभ जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, इनको बचाने की जरूरत है। इसलिए सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इकट्ठा होकर ये इंडिया के ग्रुप में शामिल हुए हैं, आए हैं। एक ही मकसद है इधर कि आज के दिन भारत को बचाना है ताकि आने वाले दिन एक बेहतर भारत को बनाना। इसलिए नारा जो दिया गया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इससे जो है हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये सभी अभियान जिसके अंदर लगे हुए हैं, बड़े बड़े संघर्ष हो रहे हैं अलग अलग तबकों की। आज भी आप देख रहे होंगे कई सारे प्रांतों में अपने देश में, अपने आंगनवाड़ी आशा के जो हमारे बहनें हैं, वो एक बहुत ही बड़े संघर्ष में के अंदर के बीच में है। हर तबका जो हमारे देश के अंदर मेहनत कर जनता का है, लेकिन केंद्र में उस तरह का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। ये आपने भी शायद सारे अखबार में पढ़ा होगा कि
एक अवकाश नहीं मिल पा रहा है जो केंद्र के लिए करने की आवश्यकता है, वो इंडिया का। देखिए उसके अंदर कई सारी समस्या है। जिस तरीके से चुनाव की प्रणाली हो रही है, अभी ये G20 हुआ, सिर्फ दिल्ली में खर्चा किया इन्होंने 4100 करोड़ रुपए विश्व गुरु के नाम से। ये सब सरकारी पैसा है ना, आपका और हमारा। प्रचार तो चुनावी हुआ ना उनका। अब इसका सामना कौन सी विपक्षी पार्टी करेगी? कर सकती है। सरकार को इस्तेमाल करो अपने प्रचार के लिए। और आज से या कल से फिर नया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स का इंस्टॉलमेंट खुल रहा है। हर इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के अंदर कम से कम 10,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती है भाजपा की। जाता कहाँ है सब पैसा? अब प्रचार में अगर वो उतारते तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड कोई बचा नहीं है चुनाव में। इसलिए उसको लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के लिए जनता को ही उठना होगा और कोई रास्ता नहीं है। भाजपा 48% ये आगे लगाया गया। और मनरेगा के लिए जो भी पैसे का जो एलोकेशन दिया है वो पैसा भी पहुंच नहीं रहा स्टेज तक। जो काम कर चुके हैं उनको भी अपनी वेतन नहीं मिल रही। तो ग्रामीण मनरेगा को तो खत्म कर रहे हो आप। शहरों में अब रोजगार गारंटी का स्कीम लाने का जो वादा था उसको लागू नहीं कर रहे हो आप। तो नौजवान अपना जो है देश का भटक रहा है। दूसरी ओर से महंगाई ये तो बढ़ती जा रही है। अब ये और अपनी आर्थिक उत्पादन आप कहते हैं दुनिया के तीसरे बड़े जीडीपी ग्रोथ में हम रहेंगे। अभी G20 का जो समिट हुआ था उसमें बढ़ाया कि हमारी तीसरा पोजीशन होगा दुनिया में जीडीपी में। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी यानी हर व्यक्ति को जो जीडीपी का हिस्सा जो मिलता है उस आंकड़े से देखे तो ये 20 देशों में सबसे नीचे भारत, सबसे नीचे। ये सब जो ये अर्बन नक्सल कौन है, ये सवाल पूछा गया था पार्लियामेंट में। गृह मंत्रालय की तरफ से जवाब क्या आया पार्लियामेंट में लिखित रूप में? मंत्री ने कहा इस तरीके का टर्म भारत सरकार के पास नहीं है। कोई अर्बन नक्सलिज्म नक्सलाइट नहीं है। ये मोदी साहब की सरकार घुस गई थी। तो ये नारेबाजी जुमलेबाजी के अलावा क्या है बताइए इस तरीके की बात। अगर अर्बन नक्सलिज्म कुछ होता तो बता देना पार्लियामेंट की सरकार है। यदि ऐसा कोई टर्म नहीं है। विपक्ष के दलों का जो एग्रेशन दिखना चाहिए मोदी के खिलाफ, क्या दिक्कत नहीं? जो हमारा संविधान कहता है आज उसका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। हाल ही में हम देखिए स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में जिस तरीके से नफरत और गाली गलौज की बातचीतें वहां पे पार्लियामेंट के अंदर हुई लोकसभा में। एक भाजपा के एमपी ने किस तरीके से एक चुने हुए एक अल्पसंख्यक एमपी दानिश अली के ऊपर किस तरीके से गलत और गलीज इल्जाम लगाया। अब ये अगर पार्लियामेंट तक पहुंच जाती है ये नफरत की वातावरण, तो इस तरीके की घटनाएं जो हुई है 3 दिन पहले दिल्ली में एक नौजवान को वो भूख लग रहा था तो एक मंदिर के सामने वो पूजा पंडाल था या वो गणेश जी का वो पंडाल था, वहां से एक केला जो है वो पड़ा हुआ था तो वो उठा लिया, उसको लैंप पोस्ट से बांध के मार के उसकी जान ली और वो अल्पसंख्यक था। तो ये नफरत और जहरीला नफरत और ये हिंसा की जो वातावरण जो देश के अंदर जो फैलाया जा रहा है, अपनी एक बहुत ही गंदी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो हो रहा है, हिंदुत्व सांप्रदायिक वोट बैंक को मजबूत करने के लिए इस तरीके की वातावरण नफरत का पैदा करे तो देश की लोगों के बीच में एकता अखंडता को बरकरार नहीं रख सकते। 55 पार्टियां थे जो अभी इंडिया के अंदर जो शामिल हैं और
उसी के साथ साथ आपके पीपल्स मूवमेंट भी थी, उसी के साथ साथ आप ये बड़े बड़े मतलब ये पीपल्स अभियान जो कहते हो आपके NGOs के लिए, या जो भी पीपल्स मूवमेंट्स हैं, जैसे योगेंद्र यादव है या NAPM है, नर्मदा जॉय, ये लोग सब कल ही तो एक कन्वेंशन, बड़ा कन्वेंशन हुआ था जिसके अंदर मैं शामिल होकर आ रहा हूँ। यहाँ पे प्रकाश आंबेडकर जी आपके साथ में आ रहे हैं। आप वो तय करें भाई, पिछले बार भी तो कहा था तो आएंगे, लेकिन पिछले बार कोई और रास्ता लिया उन्होंने। उनका कहना है कि इंडिया मुझे पूछ नहीं रही। तैयार है क्या? अब इंडिया जो लोग तैयार हैं उनको पूछेगी ना। आपकी तरफ से आमंत्रण दिया गया है उनको? हमने कहा जो भी तैयार है, आज देश को बचाना है, इस देश को बचाने के लिए जो भी तैयार है वो स्वागत। 2 से 3 किसान आंदोलन चला तो वहाँ मीडिया की क्या जरूरत, लेकिन किसान आंदोलन तो चला ही, ये ना आप मीडिया का क्यों इंतजार कर? मीडिया का नहीं, आप तक जानकारी कैसे पहुंची? किसान आंदोलन की भी जानकारी पहुंचने का माध्यम आपको ना, कंट्रोल आपको करे और आपसे कहे कि लाल झंडा और इनकी राजनीति मत दिखाओ। तो जो लोग देखेंगे, जो शामिल होंगे, उनको तो पता है, लेकिन बाकी लोग तक तो वो पहुंचते नहीं है, और जिनका कुछ नहीं है वो पहुंचाने दो आप। अभी जो बोले हैं वो आप दीजिए कल। बिल्कुल देते हैं। मेरा सवाल था, जी सचिव कॉम्रेड उदय नारकर हे सुद्धा या ठिकाणी यापर्यंत पत्रकार परिषदेला उपस्थित, त्यांचं पण टाळ्या वाजवून स्वागत करावं। आपल्या महाराष्ट्राचे सिटूचे अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर DL कराड हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचं पण टाळ्या वाजवून स्वागत करावं। तर या ठिकाणी मी विनंती करतो, लिस्ट तो बढ़ते जा रही है सब जगह पे, लेकिन साथ ही साथ इसके बारे में कोई कदम उठाते नहीं। आज तक जो MP ने इस तरीके से गाली गलौज किया पार्लियामेंट में, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन विपक्ष के पार्लियामेंट के मेंबर कुछ बोलते हैं तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है फौरन। तो इस तरीके से दोहरा मापदंड जो चल रहा है, ये स्पष्ट रूप है सरकार, व्यवस्था, ये सब जो है आज इस नफरत की वातावरण को और पोषण कर रही है, ताकि इसके अंदर चुनावी फायदे जो है उनको मिल सके। ये हम समझते हैं कि बहुत खतरनाक खेल हो रहा है देश में, जिससे हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बचाना होगा। अब यही नहीं, अब आए आपके महिला आरक्षण की बिल 2014 के चुनावी अभियान में मोदी साहब ने कहा था कि पहला कानून हम बनाएंगे, चुनकर अगर आएंगे, तो वो है महिला आरक्षण। अब वो आया 10 साल बाद, जब उनका ये तीसरा चुनाव है, वो जो उनके नेतृत्व में जो लड़ी जाएगी, उसके अभियान से पहले कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन आज सुनाना होगा तो चुनाव में ये बदलाव लाने की जरूरत है, और उसके लिए हमारी पूरी की पूरी कोशिश है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी लगी हुई है कि आज भारत को जोड़ना है, इंडिया को जिताना है। ये है हमारा लक्ष्य आज, और उस हिसाब से हम, हमारी पार्टी और बाकी सभी सेकुलर लोगों को, सभी सेकुलर पार्टीज को, लोगों को जो है अपील कर रहे हैं। तो संक्षिप्त में ये है मेरी बात। सवाल है जो अगर है आपके पास नहीं दिख रहा है एज कम्पेयर टू कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी काफी खिलाफ में बोलते हैं मोदी के खिलाफ में, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं, वामपंथी दल के नेता उतना बोलते हैं। हमारे ऊपर शिकायत यही है, हम ही ज्यादा बोलते हैं मोदी साहब के खिलाफ और सांप्रदायिकता की राजनीति के खिलाफ। शिकायत तो हम पे उल्टा है, बोलते हैं अभी ज्यादा उसके खिलाफ, लेकिन इसके अंदर कोई कम और ज्यादा की बात नहीं। वो है नेता जिसके बारे में थोड़ी बहुत जगह आपको देने के लिए कहा गया, तो आपके मालिक लोग दे रहे हैं और हमारे बारे में कहा जाता है कि इनको जगह ही मत दो, तो आप देते ही नहीं हो, और फिर सवाल ऐसे पूछते हो कि आप एग्रेसिव नहीं हो।
अगर इक्वल प्लेइंग फील्ड दो तो तब देखोगे हमारी आवाज सबसे बुलंद है। नेशनलिज्म का एक वर्ड कॉइन किया जाता है और कहा जाता है कि कांग्रेस का स्टेटमेंट है कि अर्बन नक्शलिज्म कांग्रेस को खींच रहा है, कांग्रेस खींच रहा है अर्बन नक्शलिज्म। तो आपको किस तरह से देखते हैं इन चीज़ों को? ये क्या ये वास्तविकता में ये है कुछ मतलब अर्बन नक्शलिज्म वास्तविकता में है, और क्या वो अर्बन नक्शलिज्म